धान के खेत में अक्सर आपको ऐसे पौधे देखने के लिए मिल जाएंगे जिनकी बालियों में दानों की भराई ही नहीं हुई होती है। इन पौधों की बालियां हल्के हरे या सफेद रंग की होंगी या फिर चॉकलेटी रंग की होंगी। जो चॉकलेटी रंग की बालियां होंगी उनके भी दाने हल्के हरे सफेद बीच बीच में मिल जाएंगे। धान के इस रोगों को हम पैनिकल राइस माइट कहते हैं। इसे और भी नामों से जानते हैं, जैसे पैनिकल माइट, धान का बदरा जाना, धान का बांझपन रोग या फिर पैरोट ब्रिक यानी कि तोता चोंच। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी रोग के व उसके नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। धान में पैनिकल माइट की समस्या स्टेनोटारसोनमस स्पिंकी की भोजन गतिविधि के कारण होता है। यहाँ भोजन गतिविधि से मेरा मतलब है कि इन कीटों द्वारा निकलने वाली बालियों के रस को चूस लेने से है। ये कीट धान की बालियों को उसकी गलुआ अवस्था में ही चूस लेते हैं। धान की गलुआ अवस्था वो अवस्था है जिसमें धान की बालियां म्यान पत्तियों से ढकी हुई पूर्णतया सुरक्षित होती हैं, लेकिन ये कीट इन्हीं सुरक्षा को भेद करके उनमें सेंध लगाकर फसल का नुकसान शुरू करते हैं। इन कीटों को हम यस स्पिंकी माइट्स या फिर घुन भी कहते हैं। ये हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं, जिन्हें हम भूसा रंग का भी कह सकते हैं। ये धान की म्यान पत्तियों के पीछे पाए जाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में सीथ और किसान की भाषा में इसे हम तना कह सकते हैं। देखो, तना कहना सही नहीं होगा क्योंकि एक तना कई म्यान पत्तियों से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पर म्यान पत्ती कहना ज्यादा उचित होगा। ये माइट्स आपको धान की बाहरी म्यान पत्ती पर म्यान पत्ती के भीतर से देखने के लिए मिलेंगे। ये आकार में 0.2 mm से 1 mm के होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल काम है। देखने की आसानी के लिए आप 30x के हैंड लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको जिस पौधे में ये दिखेंगे वहां पर हल्के भूरे रंग के घाव दिखेंगे। अगर आपको ऐसा घाव आपके धान के खेत में दिखता है, धान के पौधे में दिखता है, तो उस म्यान पत्ती को हटा करके देखिएगा। ये आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे आसानी से इसलिए क्योंकि वहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। इनके 8 पैर होते हैं। मादा माइट के पिछले पैर बड़े होते हैं और नर माइट के पिछले पैर छोटे होते हैं। मादा माइट्स एक बार में 50 अंडे देती हैं। ये अंडे 3 से 4 दिन में फूट जाते हैं, जिससे माइट्स निकलते हैं। वो 6 से 7 दिनों तक लार्वा अवस्था में रहते हैं और 8 से 10 दिन में वयस्क हो जाते हैं। वयस्क होते ही ये तेजी से फसल का नुकसान शुरू कर देते हैं। नर माइट्स जितने ज्यादा होंगे उतना आपका फसल का नुकसान ज्यादा होगा। इन माइट की वजह से आपके फसल का सिर्फ 2 से 5% नुकसान होता है। कहने सुनने के लिए देखा जाए तो 5% बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन अगर 1 एकड़ के हिसाब से इस नुकसान को देखा जाए तो 1 क्विंटल धान का नुकसान होता है। माइट को उत्पन्न होने के लिए कुछ वातावरणीय अनुकूलताओं की जरूरत होती है, जैसे 80 से 90% की नमी हो, यानी कि अधिकतम नमी हो, लगातार बरसात हो रही हो या बरसात के कारण खेत में जल भराव की स्थिति हो, तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच में रहता हो और एक ही खेत में लगातार निरंतर धान की ही बुआई की जा रही हो। ये कुछ पर्यावरणीय अनुकूलताएं हैं जिनसे माइट उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवारण की। तो निवारण के 2 तरीके हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक पारंपरिक तरीका, जिन्हें हम जैविक तरीका भी कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक तरीका यानी दवाइयों के प्रयोग से नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं पारंपरिक यानी कि जैविक तरीके की। तो इसमें धान की रोपाई या सीधी बिजाई ऐसे खेत में करें जिसमें यूरिया, फास्फेट और पोटास की संतुलित मात्रा हो। संतुलित मात्रा आप ऐसे ही खेत देखकर पता नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरत होगी मिट्टी जांच करवाने की। रोपाई या सीधी बिजाई करते समय कम पौधों या फिर कम बीज का उपयोग न करें। खेत के अंदर व बाहर यानी कि मेढ़ों की घास को समय से नियंत्रित कर लें या निकाल दें। खेत में नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते वक्त सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर में हो सके तो आप फफूंदीनाशक युक्त सल्फर का प्रयोग करें, यानी कि डीपी से बढ़िया आप WDG का इस्तेमाल करें। कीटनाशकों का कम प्रयोग करें जिससे माइट के प्राकृतिक शत्रु न मरे। वैसे यह काम करना थोड़ा मुश्किल है। माइट के लक्षणों के लिए खेत की निरंतर निगरानी करें।
फसल कटाई के बाद और जुताई से पहले जलाने के लिए पुआल बिछाएं और उसे जलाएं। फसल कटाई के बाद खेत को 1 पखवाड़े यानी कि 2 सप्ताह के लिए परती अवश्य छोड़ें। अब हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण के दवाइयों की। तो इसमें माइट को कंट्रोल करने के लिए आपको एसाइरिसाइड और माइटिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं उसके टेक्निकल नामों को बताऊंगा और उसकी मात्रा को बताऊंगा। प्रत्येक दवा की विस्तृत जानकारी उसके स्पेशल वीडियो में मिलेगी, जो आपको आगे मिलती रहेगी। हम बात करते हैं नियंत्रण दवाओं की। तो इसमें सबसे पहली दवा है हेक्सीथाइजॉक्स, जिसे इस्तेमाल करना है 160 से 200 ml प्रति एकड़। दूसरी दवा है स्पायरोमेसिफेन, जिसे इस्तेमाल करना है 100 से 200 ml प्रति एकड़। तीसरी दवा है क्यूनाल्फास, जिसे इस्तेमाल करना है 400 से 600 ml प्रति एकड़। चौथी दवा है सल्फर, जिसे मैंने आपको टॉप ड्रेसिंग में इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अगर आप वहां नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको छिड़काव करने के लिए भी आता है, जो कुमुलस के नाम से आता है, उसे आप छिड़काव भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं 5वीं दवा की, जो है प्रोपर गाइड, जिसे इस्तेमाल करना है आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 6ठी दवा है फेनप्रोपैंथ्रिन, इसे इस्तेमाल करना है 100 से 130 ml प्रति एकड़। आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.